नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अब वीकेंड पर एक्स्ट्रा क्लास भी लग रही है और हफ्ते भर की तरह यहां भी अटेंडेंस फुल रहनी चाहिए बॉस, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास किसी खास सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करने के लिए होती है। तो आज की क्लास है हिंदुत्व की लाइन पर खुला खेलने वाले बीजेपी के त्रिदेव की। चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हो या मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, तीनों के बयान सुर्खियों में। योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्यों यह बात योगी को कहनी पड़ी? एक तो यह आपको आज कायदे से समझाऊंगा। दूसरा यह कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेजी से बदलती डेमोग्राफी को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई है और क्यों उनको खुलेआम कहना पड़ा कि वो मियां मुसलमान को असम हथियाने नहीं देंगे। क्या उनका इशारा घुसपैठियों की तरफ है? क्या योगी और हेमंता कट्टरपंथी जमात की सोच को सीधी चुनौती दे रहे हैं? अच्छा, उधर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रहीम रसखान की कृष्ण भक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि देश में रहना है तो राम कृष्ण कहना है। तो क्या मैसेज साफ है कि अगर देश में जाति की राजनीति की धार तेज होगी तो हिंदुत्व की राजनीति और ज्यादा लाउड एंड क्लियर होगी? देखिए सबको। करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका, वो ओबीसी है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी का राजनीतिक दर्शन एक सूत्र में यही है, कड़वा और खरा, बिना लाग लपेट, सीधे लेकिन तीखे शब्दों के साथ, कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हिंदुत्व की भगवा लकीर पर जो कुछ भी सदा है उसमें संदेश सीधा और खरा है, बटो मत, एकजुट रहो। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और असम तक के मुख्यमंत्री हिंदुत्व के इसी धारा को धार दे रहे हैं। मोदी भले शांत हों पर त्रिदेव अपने अपने स्तर पर बोल रहे हैं। भले संदर्भ अलग अलग हों पर संकेतों के निहितार्थ एक हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चाहे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हो, उत्तर प्रदेश में योगी या मध्य प्रदेश में मोहन यादव, तीनों ने अलग अलग मंचों से मोदी के इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अर्थ को कहा है। प्रखर हिंदुत्व का सूत्र है जाति नहीं बल्कि सनातन एकता पर जोर। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता है, रसखान रहीम की वैचारिक धारा की प्रशंसा है, और असम में लैंड जिहाद से डेमोग्राफी बदलाव के खिलाफ यलगार है। मियां मुसलमान मानुखिनिया गोटे हम लबई आमिও লব নিদিও, হৈ গল, আমিও লব নিদিও। 100% 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 1
আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিও बस। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, क्योंकि कौन क्या कहता है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इसकी परवाह नहीं करते। एक बात साफ है कि मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी लाइन असम में बर्दाश्त नहीं होगी। हिमंता डंके की चोट पर फैसले ले रहे हैं, जैसे कि जुमे पर 2 घंटे की नमाज ब्रेक को लेकर लिया गया ऐतिहासिक फैसला। असम की हिमंता सरकार ने शुक्रवार यानी जुमे पर 2 घंटे के नमाज के ब्रेक को भी खत्म कर दिया। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। 2 घंटे के ब्रेक का यह सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ था, मुस्लिम लीग के दौर में शुरू हुआ था और इसका जिक्र भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का नियम बनाना मुस्लिम लीग की सोच थी। हमने उपनिवेशवाद के बोझ को अब खत्म कर दिया है। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे कदम क्या वोट बैंक की राजनीति वाली सरकारें उठा सकती हैं? जाहिर है अब वोट बैंक की राजनीति वाला सो कॉल्ड सेक्युलर ब्लॉक बिलबिलाएगा, नफरत वाली राजनीति का जुमला उछलेगा। लेकिन हिमंता अपनी धुन के पक्के हैं। राज्य की सुरक्षा और नियम कायदे कानून से कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अब असम में पास हुए ताजा बिल को ही देखिए। हिमंता सरकार ने विधानसभा में असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 को पास करा ली। इसके बाद असम में 90 साल पुराने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के रद्द होने पर कानूनी मुहर लग चुकी है। जुम्मे पर 2 घंटे के ब्रेक की प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी। तो यूसीसी के नाम पर हाय तौबा मचाने वाली कट्टरपंथी जमात को हिमंता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि धर्म के आधार पर कानून अलग नहीं हो सकता। अब मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। नए बिल ने 90 साल पुराने मुस्लिम विवाह के कानून को तो खत्म किया ही है, साथ ही नए बिल में 2 अहम क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। एक, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी, और दूसरा, अगर किसी ने बाल विवाह का पंजीकरण कराया तो उसे अवैध माना जाएगा। ये बदलाव मुस्लिम महिलाओं को आजादी से जीने और कम उम्र में बच्चियों की जबरन शादी करवाने से रोकने में असरदार साबित होंगे। लेकिन इस कानून ने कट्टरपंथी जमात के झंडा बरदारों की खींच को कई गुना बढ़ा दिया है। आप क्यों मुसलमान की बच्चियों का शादी ब्याह कैसे होंगे उसको आप क्यों तय करोगे? ऑलरेडी लॉ इज देयर, कानून है, और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से ऑलरेडी मैरिज एंड डिवोर्स का एक्ट है। उसमें अगर थोड़ी बहुत तरमीम करना है, अमेंडमेंट लाना, आप अमेंडमेंट ला सकते थे। पूरे उस 1935 के बिल को, कानून को, उसको रिपील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ 15 और 16 साल में मुस्लिम लड़की शादी के काबिल हो जाती है और यही परंपरा, यही आस्था, यही कानून हमारे देश में अब तक लागू रहा है। क्योंकि भाजपा सरकार में केवल ये सांप्रदायिक और नफरत वाली बात करते हुए अगर ये एक्ट पास करना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करना था, न कि स्टेट गवर्नमेंट को। केवल ये नफरत वाली भाषा है और मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। अब कोई भी कथित सेकुलर या कट्टरपंथी जमात से यह पूछने की हिम्मत कर सकता है कि नाबालिग बच्चियों की शादी पर रोक सांप्रदायिक कैसे हो गई? अगर कोई गलत परंपरा है तो उसे बदला जाना क्यों नहीं चाहिए? बहरहाल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने अगले लक्ष्य को भी साफ कर दिया है। वो है बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने का। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाल विवाह के खिलाफ हमारी लड़ाई में आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। असम विधानसभा में असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल को पास किया गया। इस कानून के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ अनिवार्य होगा और इसमें लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के विवाह की कानूनी उम्र का उल्लंघन नहीं हो सकेगा। ये कानून टीनेज प्रेगनेंसी रोकने में भी मददगार होगा। ये विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है और हमारी बच्चियों को गरिमापूर्ण जीवन देने का एक साधन है। हमारा अगला लक्ष्य है बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाना।
इधर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जुमे की नमाज वाले ब्रेक का द एंड किया तो उधर वोट बैंक वाली ब्रिगेड किचकिचा गई। तेजस्वी की चुनौती आई तो हिमंता ने भी सो कॉल्ड सेकुलर ब्लॉक को खुला चैलेंज दे दिया। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है मैं उनको निवेदन करूंगा अपना अपना स्टेट में 4 घंटा का जुम्मा ब्रेक दे दीजिए तब मैं आसाम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा। अगर देखें तो योगी हो, हिमंता हो या मोहन यादव, अपने राजनीतिक सूत्र को लेकर इन तीनों नेताओं में रंच मात्र भी शंका नहीं है। न दृष्टि में जाले हैं न जुबान पर ताले। जो इनके मुताबिक सच है, न्याय संगत है और तर्क से भरा है, वही सत्य खरा है। लेकिन अचानक इतनी एग्रेसिव लाइन की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल राहुल गांधी के जाति कार्ड को जवाब है गाढ़ा हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। वो जाति कार्ड जिसकी जड़ें करीब 3 दशक से ज्यादा पुरानी है। वो 90 का दशक था जब हिंदुस्तान ने राजनीति की 2 बड़ी अहम धाराएं देखी। एक तरफ आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, आरक्षण की मांग पर उभरी जातीय राजनीति थी, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के मुद्दे पर उठी हिंदुत्व की लहर। ये दोनों धाराएं करीब 10 साल के दौर में एक दूसरे की परस्पर विरोधी दिखी और दिखाई गई। जबकि सच ये था कि जो बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर अग्रेसिव थी, उसी बीजेपी ने संसद में ओबीसी आरक्षण का सपोर्ट किया ताकि मुख्य धारा से कटी जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। खास बात यह थी कि मंडल और कमंडल की नई राजनीतिक धार में कांग्रेस केंद्र और राज्यों की सत्ता से बाहर हुई तो उसे फिर खड़े होने का मौका ही नहीं मिला। यूपी में हमेशा के लिए उसके हाथ से सत्ता चली गई और आज तक नहीं आई। मंडल कमंडल के इसी दौर में एक फॉर्मूला कांग्रेस समेत क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ लग गया, खासकर यूपी बिहार में। यह फॉर्मूला था कि ओबीसी समाज और मुस्लिम वोट बैंक का दमदार कॉम्बिनेशन, और इसी कॉम्बिनेशन के चलते ऐसा लगा जैसे अलिखित समझौता कांग्रेस और राज्यों की सत्ता में मजबूत रीजनल पार्टियों के बीच होगा कि केंद्र में कांग्रेस रहेगी, राज्य में रीजनल पार्टियों का राज रहेगा। इस गोलबंदी को नाम दिया गया कथित सेकुलरिज्म का। 90 के दशक के उत्तरार्ध तक कांग्रेस और रीजनल पार्टियों को यह पता चल चुका था कि अगर एक बार बीजेपी केंद्र में सत्ता में आ गई तो फिर इसे हटा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी था हिंदू वोटों में बिखराव। सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के हक में हर बार होती सत्ता गोलबंदी को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया। कभी सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुटता बताकर, कभी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में एकजुटता बताकर, कभी सांप्रदायिक ताकतों से देश की रक्षा करने का शिगुफा छिड़कर, तो कभी शांति सद्भावना के लिए सियासी प्रयास कहकर। तो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट यानी मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का फॉर्मूला हिट होता रहा और 2004 में अटल के नेतृत्व में शानदार 5 साल सरकार चलने के बाद भी बीजेपी फिर सत्ता से बाहर हो गई। और मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण और हिंदुओं को जाति में बांटने वाले सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का कमाल देखिए कि कांग्रेस को सिर्फ 145 सीटें मिली, बीजेपी से महज 7 सीट ज्यादा। कांग्रेस का वोट शेयर भी 1.77% घटा। कांग्रेस गठबंधन को कुल 218 सीटें मिली जो 2072 के बहुमत से 54 सीटें कम थीं। फिर भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां एकजुट हुईं और यूपीए की सरकार बन गई। अच्छा, फिर 2014 में आए नरेंद्र मोदी और उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स का बोरिया बिस्तरा सब समेट दिया कि हटाओ ये सब। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास चलेगा, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व को भी नहीं छोड़ा। क्लियर कर दिया कि मोदी अपने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कोई लुका छिपा कर पॉलिटिक्स करने वालों में से नहीं है और यहीं से देश की पॉलिटिक्स में हिंदुत्व ने नई हुंकार दी। मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र ने भारत की शानदार पहचान दुनिया के मंच पर गई। 2014 और 19 में यानी 2 टर्म कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिली कि उसका कोई नेता प्रतिपक्ष बन पाता, लेकिन 2024 के चुनावों में जातीय जनगणना की धुरी पर कांग्रेस ने फिर से मंडल पॉलिटिक्स को कसने की कोशिश की। राहुल गांधी जातीय भावना के उभार का तीखा फॉर्मूला लेकर मैदान में उतरे और पूरा जोर लगाने के बाद 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट आई। इतने में ही कांग्रेस मानने लग गई कि हिंदुत्व की लाइन पर जाति वाला कार्ड सटीक कर दिया। पर क्या वाकई ऐसा है? मैं नरेंद्र
इसमें कोई शक नहीं कि 24 की चुनावी जंग में बीजेपी अपने तय लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी, लेकिन हिंदुत्व का उसका एजेंडा कारगर साबित नहीं हुआ और हिंदुत्व जातीय समीकरणों को उसके फेवर में नहीं कर सका, ये नहीं कहा जा सकता। खासकर ओबीसी वोट बैंक जो बीते 10 सालों में बीजेपी का इंटैक्ट वोट बैंक बना। 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को महज 20% पिछड़ा वर्ग का वोट मिला, जबकि बीजेपी को 39% ओबीसी का वोट मिला। इसी तरह कांग्रेस को अति पिछड़ा वोटर्स का सिर्फ 18% वोट मिला, जो 2019 से महज 3% ज्यादा था, जबकि बीजेपी को इसी वर्ग का 49% वोट मिला, जो 2019 के मुकाबले 1% ज्यादा था। मुद्दा दरअसल हिंदू एकजुटता बनाम तुष्टीकरण का है। अगर हिंदुत्व का परचम लहराते बीजेपी के 3 फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों के वक्तव्यों को सुने तो संकेत तो यही मिले। योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता कहते हैं मियां मुस्लिमों यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम हथियाने नहीं देंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रहीम रसखान की प्रशंसा करते हैं, रामकृष्ण की भक्ति की चर्चा करते हैं। रहीम रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है, देश हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं। तो आखिर ये कहने की नौबत क्यों आ गई बीजेपी के इन फायर ब्रांड नेताओं को? क्या ये हिंदुत्व की लाइन को और गाढ़ा या स्पष्ट करने की कोशिश पर है, या विपक्ष के जातीय उभार की रणनीति को काउंटर करने का जतन? इसका जवाब है भारत के पड़ोस में हुआ तख्ता पलट और वहां शुरू हुई हिंदुओं की दुर्दशा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर पीएम मोदी ने बातचीत की और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। 15 लाख हिंदू गायब हो रहे हैं। से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। तो क्या हिंदुत्व कोई सियासी कार्ड नहीं बल्कि सामयिक जरूरत है, खासकर तब जब इसी हिंदुत्व की धारा वाली पार्टी और उसके नेता ने बीते 10 वर्षों में भारत को वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचान दी, जिसकी तरफ दुनिया उम्मीदों भरी नजर से देखती हो। बीते 10 सालों में तुष्टीकरण और वोट बैंक वाली सियासत औंधे मुंह गिरी और आज जब विश्व स्तर पर भारत के पड़ोस में सियासी परिदृश्य बदल रहे हों तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कट्टरपंथी जमातों की अनदेखी भारी पड़ जाए। क्या योगी, हिमंता, मोहन यादव वही इशारा कर रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश का कट्टरपंथी जमात के हाथ में जाने का मतलब है भारत के पूर्वी राज्यों की सीमाओं पर खतरा उभरना, और असम उनमें से एक है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा असम में डेमोग्राफी चेंज के खतरे को लेकर
बार बार आगाह करते रहे। असम में 1951 में मुस्लिम आबादी तकरीबन 12% थी, जो बढ़कर करीब 40% तक पहुंच गई। हर 10 साल में वहां पर मुस्लिम आबादी में तकरीबन 30% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मतलब हर 10 साल में मुस्लिम आबादी लगभग 11 लाख बढ़ रही है। हिमंता ने यह भी दावा किया है कि इस मुकाबले हिंदू समुदाय की आबादी सिर्फ 16% बढ़ी है। उन्होंने बताया कि असम में डेमोग्राफी चेंज से जिले के जिले खो गए। 2011 में असम में मुस्लिम आबादी 1.4 करोड़ थी। उन्होंने दावा किया कि असम में 2041 तक हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर होगी और 2051 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा, जो उनके लिए जीने और मरने का मुद्दा बन चुका है। माइंडसेट तो एके নহয়। प्रथम एजन खुमाई लय আৰু এজন খুমুৱাৰ পিছতে তাতে বিশেষ ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী এটা বা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণী এটা খোৱা আৰম্ভ হয়, তেতিয়া ওচৰৰ মানুহবোৰ নিজে আঁতৰিব আৰম্ভ কৰে। ই এটা পুৰা পেটাৰ্ণ হয়। প্ৰথমতে গাঁৱত এজন মানুহ খুমাই ল'ব, দুজন মানুহ খুমাই ল'ব, তাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ব নালাগে যে তাতে গো ভক্ষণ আৰম্ভ হয়। লাহে লাহে আমাৰ মানুহবিলাক নামঘৰত যোৱা মানুহ, ধৰ্মত যোৱা মানুহ, ঘৰত আলোচনা আৰম্ভ হয় যে ইয়াত কেনেকে থাকো। লাহেকৈ তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰম্ভ কৰে। বৰপেটা, মঙ্গলদৈত এইবিলাকে ঘটনা ঘটি আছে। প্ৰথমতে দুজন মানুহ সোমালে, এটা মানুহজনকতো আমি আইন মতে বাধা দিব নোৱাৰো যে আপুনি ঘৰত এইটো খাব সেইটো নাখাব। তেওঁলোকে ঘৰত এটা বিশেষ গো ভক্ষণ কৰিলে, চামৰা বা কিবা এটা বস্তু বাহিৰত পৰিলে। লাহে লাহে গাঁৱৰ কাষৰ বিধৱা মানুহগৰাকীয়ে খবৰ পালে যে ইয়াততো আমাৰ গাঁৱত গৰু আহি সোমালে, গৰু খাইছে। পুতেকক কয়, বাবা মই ইয়াত থাকিব ইচ্ছা নাই দে, মোক লৈ যা। তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। তাৰ পিছত লাহেকৈ য'ত নামঘৰত ভাদ মাহৰ নাম হৈছে, তাত লাহেকৈ আজান আৰম্ভ হয়। তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে কয় যে যা ইয়াত আৰু থাকিব নালাগে, মাটিখিনি বাবা বিক্ৰী কৰ। এনেকেইতো বৰপেটা, নলবাৰী, ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাক ওলাই ওলাই গুচি আহিলে। असम में बीजेपी सरकार बंगाली बोलने वाले मियां मुसलमान और असमिया भाषा बोलने वाले स्वदेशी असमिया मुस्लिम को अलग अलग मानती है। ऐसा माना जाता है कि बंगाली बोलने वाले मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश से आए और ये मूल रूप से असम के नहीं है। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे इनकी संख्या असम में इतनी बढ़ गई कि अब असम की 126 में से 30 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में। पिछले साल ही बीजेपी सरकार ने राज्य के स्वदेशी मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए सर्वे कराने की बात कही। असम में मुस्लिम आबादी का बढ़ना एक बड़ा मुद्दा है। आरोप लगते हैं कि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से पड़ोसी देश से मुस्लिम असम में आते हैं और यहां बस जाते हैं। असम में मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली पार्टियों ने इन्हें बड़ा वोट बैंक बना लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार इसी पर फिल्टर लगाने की बात कहती है ताकि भारतीय मुसलमानों को बाहरी से अलग किया जा सके। लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति बताता है और आरोप लगाता है कि बीजेपी मुसलमानों को ही आपस में बांट रही। बात कट्टरपंथ की नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की लकीर पर कसी उसी राजनीति की है जो बीते 10 सालों में सबका साथ सबके विश्वास के सूत्र पर चली। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष के हिंदू को जाति में बांटो वाले दाव की प्रतिक्रिया में अब बीजेपी का फोकस हिंदू अस्मिता की तरफ शिफ्ट हो चुका है। भारत के सामने चुनौतियां दो तरफा हैं। एक तरफ इस्लामिक देश पाकिस्तान है, वहां के कट्टरपंथियों की जहरीली साजिशें हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद उभरी जमात के असर वाली कट्टरपंथी सरकार और धार्मिक आधार पर हिंदुओं पर होते हमले। चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है। वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू, सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है।
चाहे यूपी हो या असम या फिर मध्य प्रदेश, तीनों जगहों से एक संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर कट्टरपंथी लकीर पर समाज और सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक थाने पर कट्टरपंथियों के इशारे पर हुए हमले के बाद मोहन यादव सरकार ने यही संदेश दिया कि अराजकता फैलाओगे तो बुलडोजर तैयार है।